नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट की एक टिप्पणी की। और मुझे लगता है कि ये टिप्पणी के बाद जिनके विरुद्ध ये टिप्पणी की गई है उनको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। खास तौर से भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दायरा आखिर कहाँ तक है, कब वो ब्रीच हो जाता है और सरकारें उसका कैसे मिसयूज करती हैं, उनके जो एक्सेप्शन हैं। हम सब जानते हैं आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब उसमें ये कहा गया है कि भाई भारत में प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस करेगा और अपनी बात कहेगा। लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में दे रखे हैं और वो ये कहता है कि मोरलिटी के ग्राउंड पर, राष्ट्र की सॉवरेंटी के नाम पर, राष्ट्र की हार्मोनाइजेशन के नाम पर, इनके आधार ये जो हैं, ये इनके कॉस्ट पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरे शब्दों में उसको सीधा समझें कि मेरे जो फंडामेंटल राइट बोलने के हैं, मेरे जो फंडामेंटल राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हैं, वो वहां तक हैं जब तक दूसरे के राइट इन्फ्रिंज नहीं होते। अगर दूसरे के राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो फिर मेरे राइट वहीं पर रुक जाते हैं। ये सबकी बात है। हालांकि हमारे देश में ये जो फंडामेंटल राइट या राइट्स का मामला आया, हमने संविधान बनाते समय शायद शायद संविधान बनाते समय भारत के मूल तत्वों को नहीं पढ़ा, भारत की मूल भावनाओं को नहीं पढ़ा। क्योंकि भारत की जो मूल भावना है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है, राइट की बात नहीं करती। और ड्यूटी की जब बात करें, ड्यूटी ब्रीच हो तो ब्रीच होने पर पश्चाताप होता है और पश्चाताप का परिणाम अपने आप, मतलब ब्रीच हो तो वो सिन पाप कहा जाता है और पाप का परिणाम पश्चाताप होता था। कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को ब्रीच नहीं कर सकता था, अपनी ड्यूटीज से भाग नहीं सकता था। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी इस चराचर जगत के प्रति, इस संसार के प्रति, मनुष्य के प्रति, पति पत्नी बच्चे पिता माँ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार और यहाँ तक कि जो घर में जानवर होते हैं, संसार में जो कुछ भी पैदा हुआ है, उन सब के प्रति हमारी ड्यूटी बनती है। अच्छा, सारा समाज अगर यूनिपोलर हो जाए, यूनिपोलर मतलब कि सारा समाज ही ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि ड्यूटी ओरिएंटेड समाज में फॉल्ट की संभावनाएं नहीं रहती। बिल्कुल वैसे ही जहां जैसे आप बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहनते हैं लेकिन किसी पार्टी में जाते हैं और वहां यूनिफॉर्म का एक कोड है। कोड से मतलब है वहां कि अपनी एक यूनिफॉर्म है, भले ही धोती कुर्ता हो, उस धोती कुर्ते के बीच में आप अगर सूट बूट पहनकर जाएंगे तो आपको ऑड लगेगा। यानी कि आप स्वयं वहां से भागेंगे और फिर धोती कुर्ता ही पहनकर आएंगे। अगर किसी समाज में आप अपनी पोशाक पहनकर जाते हैं जो बहुत सुंदर, आपकी आपके कल्चर के अनुसार सुंदर होती है, लेकिन वहां पर जो सोसाइटी है वो सोसाइटी का दूसरा थीम है, उस थीम में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मैं अलग से दिख रहा हूं। ऐसे ही इसी प्रकार से समाज के अंदर अगर ड्यूटी ओरिएंटेड समाज है, उसमें कोई भी एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है तो ऐसे ब्रीच करने वाली ड्यूटी को वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, अपने आप में उसको दुख का एहसास होता है, पाप का एहसास होता है और खुद पश्चाताप करता है। यहां तक कि राजा भी अरण्यक में चले जाते थे, वनों में चले जाते थे और वो वहां पश्चाताप करते थे अगर उनसे कुछ गलती हो जाती थी तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिस समय संविधान बना उस समय फंडामेंटल राइट की जगह पर फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए थी और उस ड्यूटी के आधार पर एजुकेशनल सिस्टम भारत का होना चाहिए 1836 से पहले वाला, और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम अलग होना चाहिए था। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हमने शिक्षा से मिला दिया और शिक्षा तो कहीं चली ही गई। यानी कि आचार व्यवहार सदाचार कहीं चला गया, विश्व को समझने की दृष्टि कहीं समझ गई, कहीं चली गई और सिर्फ एक दृष्टि मिली कि मुझे लाभ कैसे होगा, मैं अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करूंगा, मैं संसार में कैसे प्रिवेल करूंगा, ये ही सीख रह गई। इसके अलावा सब कुछ खत्म हो गया। तो फंडामेंटल राइट की बात मैं कर रहा था। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमने लिखा तो, लेकिन उसको राष्ट्र की कॉस्ट पर, उसको सोसाइटी की कॉस्ट पर, उसको भारत की मोरलिटी की कॉस्ट पर, भारत के हार्मोनाइजेशन की कॉस्ट पर, भारत की शांति के कॉस्ट पर नहीं हो सकती। लेकिन अब ये कॉस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो समाज के उस वर्ग की बात हम कर रहे हैं जो कि समाज में है,
परंतु सरकार सरकार एक यूनिक एलिमेंट है, और चूंकि सरकार एक यूनिक एलिमेंट है तो क्या सरकार की पॉलिसीज की आलोचना करना, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना, सरकार की उन क्रियाकलापों को उजागर करना जो कि नहीं होने चाहिए थे, या कोई व्यक्ति उन पर अपनी राय रखता है, सरकार की एक्टिविटीज पर राय रखता है, सरकार के क्रियाकलापों पर राय रखता है, कोई राय रखता है, या फिर सरकार की पॉलिसीज पर राय रखता है, तो क्या उसकी राय अगर सरकार की राय से नहीं मिलती, वो अपनी बात को सरकार के अनुरूप नहीं कहता, सरकार के विरुद्ध चली जाती, सरकार की थीम के विरुद्ध चली जाती है, जबकि वो दूसरी बात कह रहा है, तो क्या ये फ्रीडम के विरुद्ध है? क्या ये कहा जाना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या आर्टिकल 19(2) में आता है? तमाम तरह के अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट के भी, इंटरनेशनली भी ऐसे केसेस हैं। 1976 में एक हैंडीसाइड वर्सेस यूके का केस आया था। ऑनरेबल कोर्ट ने उस समय, वहां की कोर्ट ने प्रेस प्रेस पर सेंसरशिप को सीमित किया था, और कोर्ट ने कहा था अभिव्यक्ति शॉकिंग या डिस्टर्बिंग भी संरक्षित है। अभिव्यक्ति अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो भी उसका संरक्षण मिलना चाहिए। यूके के, इसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे मशहूर केस माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सुलिवन 1964 का है। पब्लिक ऑफिशियल पर मानहानि के लिए एक्चुअल मैलिस साबित करना जरूरी है। प्रेस की फ्रीडम जो है वो वहां तक संरक्षित है जब तक आप एक्चुअली उससे क्या नुकसान हुआ, उसकी क्या मानहानि हुई, वो निकालकर कहीं नहीं ला पाते। ऐसे ही यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन, उसने भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही। भारत में मैं अभी सुबुक्कू के केस की चर्चा कर रहा हूं। सुबुक्कू के केस में हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो क्या है, उससे पहले उस टिप्पणी का आधार समझना जरूरी है। ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है जो बोलते हैं, जो समाज में रहते हैं, जो समाज में अपनी बात रखते हैं, और जो लोग पत्रकारिता का काम करते हैं या तमाम तरह के इन्फ्लुएंस जिनका है समाज के अंदर, जिनका प्रभाव है समाज के अंदर, मैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पढ़े लिखे समाज के लिए, और जो सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, या पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, दुनियादारी को समझने लगे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी आर्टिकल 19(1) का केस आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहला केस 1950 में ही आया था, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इसमें प्रेस पर पूर्व प्रतिबंध यानी कि प्री सेंसरशिप अवैध बताई थी। यह कहा था कि अगर प्रेस कोई बात नहीं कहती, कोई बात कहती है, उसके बाद उस पर सेंसरशिप तो लगाई जा सकती है, लेकिन प्रेस, ये लोग ऐसे हैं कि ये कहेंगे तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता। एक्चुअली उस समय हम जानते हैं कि आजादी के समय पर कम्युनिस्ट पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक हुआ करती थी, और कम्युनिस्टों का अपना एक प्रभाव देश में हुआ करता था। कम्युनिस्ट पत्रकारिता क्रॉस रोड उस समय बनी थी, उसको बैन कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा कि जब तक वो कर न दे तब तक नहीं, संभावनाओं के आधार पर नहीं कि कम्युनिस्ट हैं तो ऐसा ही करेंगे, ये संघी हैं तो ऐसा ही करेंगे, ये तो इस प्रकार के हैं तो ये ऐसा ही बोलेंगे। हालांकि इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा जब तक बोल न दें तब तक पहले से सेंसरशिप लगाना उचित नहीं है, ये असंवैधानिक है। इसके बाद एक केस आया था सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अखबारों की कीमत और पेज संख्या नियंत्रित करने का कानून था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन है। प्रेस की व्यावसायिक स्वतंत्रता भी संरक्षित है, केवल स्वतंत्रता नहीं। इसके बाद एक बड़ा केस आया था। दो बड़े केसेस की चर्चा यहां करके मैं सुबुक्कू के केस पर आऊंगा। एक बेनेट कॉलेमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप जब सब जानते हैं कि बेनेट कॉलेमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब बेनेट कॉलेमैन एंड कंपनी कौन सा अखबार भारत में निकालती है। बेनेट कॉलेमैन का 1972 का केस आया था। इसमें न्यूज प्रिंट आयात नीति जो बड़े अखबारों को सीमित करती थी, उसको असंवैधानिक कर दिया था। अब बोलने की स्वतंत्रता की बात आती है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण केस था ये। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अखबारों का कस्टम ड्यूटी बढ़ाना असंवैधानिक है अगर इसका उद्देश्य प्रेस को दबाना है तो।
प्रेस को नहीं दबाया जा सकता, प्रेस के पास पूरे राइट हैं कि वो अपनी बात करे। लेकिन इसी प्रकार के जजमेंट में और में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मीडिया या प्रेस के पास कुछ एक्स्ट्रा राइट नहीं है। जो ये प्रेस वालों ने एक माहौल बना दिया कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का प्रेस होता है, ऐसा संविधान में कहीं पर भी चौथा स्तंभ नहीं है। प्रेस को उतने ही राइट हैं जितने की किसी एक आम आदमी को है। जो मैं कह सकता हूं वो उतना ही प्रेस कह सकती है। प्रेस ये नहीं कह सकती कि हम चौथा स्तंभ है इसलिए हम कुछ भी कहेंगे। यानी कि इस संविधान के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं अलग से डिफाइन नहीं किया है। 19(1) में फ्रीडम ऑफ प्रेस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। बस इतना जरूर कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो अडवाणी जी के सरकार में आने के बाद 1978 में जब सरकार बैठी थी, इंदिरा गांधी ने 1975 की जो इमरजेंसी लगाई, उसके बाद जो प्रेस पर बैन लगा दिया था, प्रेस वालों को मारना कूटना शुरू कर दिया था, प्रेस का हत्या करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार 1978 में आई थी, उसने सीआरपीसी के अंदर, जो आज बीएनएसएस जिसको कह लीजिए, उसमें कुछ प्रावधान रखे थे और यह कहा था कि किसी भी प्रेस के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है। यानी कि सरकार की सैंक्शन आवश्यक है। बिना सरकार के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मीडिया वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। या तो सरकार चलाए और या फिर अगर कोई और चलाना चाहता है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक राइडर उस समय 1978 में लगा दिया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर। वो राइडर ने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि हमारे देश के अंदर मीडिया कभी कभी इस दायरे से पार हो जाती है कि वो समुद्र की सीमाएं भी लांघ कर जाती है। और अगर उसके पर्सनल इंटरेस्ट कहीं पर हो, जैसा कि कहा गया था कि भाई उस समय लुटियन की मीडिया ऐसी थी जो मंत्री बनाती थी, लुटियन की मीडिया ऐसी इस स्थिति में आ गई कि वो राज्यपालों को तय करती थी, वो सरकार के काम को तय करती थी, सरकार की दिशा को तय करती थी। वो उसका कारण था 1978 का अडवाणी जी के द्वारा मीडिया को दिया गया संरक्षण। संरक्षण अच्छा था, लेकिन उस संरक्षण की आड़ में क्या नहीं हमारे देश में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार के मामलों में कहा कि प्रेस लोकतंत्र का वॉचडॉग है। आर्थिक बोझ से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रेस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष छोड़िए अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह बात कही है कि मीडिया को उतने ही अधिकार हैं जितना एक आम नागरिक को है। यानी कि मीडिया को सिटीजन का दर्जा दिया गया है। कोई चौथा स्तंभ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं बताई गई है। उतना ही पावर है, उतनी ही राइट है जितना कि मुझे, आपको या किसी और को, हर एक भारतीय को है, उतना ही राइट है। अगर किसी भारतीय के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है ज्यादा बोलने का, तो प्रेस के पत्रकार के ऊपर भी चलाया जा सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। इसके बाद एक बड़ा केस विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कुछ साल पहले 1998 का था। इसको जैन हवाला केस कहा जाता था। इसमें जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई की स्वतंत्रता की बात भी कही गई थी। प्रेस की जांच रिपोर्टिंग से सीबीआई की निगरानी बढ़ी। कोर्ट ने कहा प्रेस की रिपोर्टिंग से सार्वजनिक हित की रक्षा होती है, इसलिए उसकी अपनी लिमिट के अंदर अगर वो बात करता है तो फिर ये सीबीआई उस पर या एजेंसी उस पर कुछ नहीं कर सकती। एक और बड़ा केस आ गया था जो आईटी एक्ट सेक्शन 66 कैपिटल ए का आया था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जजमेंट था। इसमें फिर ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कवर कर ली थी। यानी कि जो आज न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इनको भी प्रोटेक्शन आर्टिकल 66 कैपिटल ए रद्द करते हुए कह दिया था कि भाई ये भी सुरक्षित है। इसके बाद विनोद दुआ का एक केस अभी रिसेंटली आया था। प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने कुछ कह दिया तो हिमाचल में उनके खिलाफ मुकदमा हो गया था और विनोद दुआ जी के मामले में कोर्ट ने उनको स्वतंत्रता दी थी। ये मीडिया का इतिहास है। अब मीडिया, आज मीडिया कोई जो जो पैटर्न मीडिया का है, जो रेगुलर मीडिया है, उसको छोड़ दीजिए। रेगुलर मीडिया के मामले को हम अगर कहें तो वो अब मिनिमाइज हो गई। अगर मेरा मानना यह है कि अगर 100 लोग मीडिया को देख रहे होते हैं, सूचनाएं चाह रहे होते हैं, तो उसमें से अब 80% लोग सोशल मीडिया से मैटर उठाते हैं। अब सोशल मीडिया में भी इतनी गंदगी आ गई है कि ये पहचान जानना मुश्किल है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है, चल रहा है वैसा। इसलिए हमारे जैसे कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी के आधार पर, फाइल के आधार पर बोलते हैं, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक सुबुक्कू शंकर तमिलनाडु के एक पत्रकार हैं।
पत्रकारिता के साथ उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। हालांकि ज्यादा उनके सब्सक्राइबर नहीं, 8 साढ़े 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनकी रीच बहुत है, तमिलनाडु के अंदर तो बहुत है। उन्होंने वो छोड़ दीजिए, उनके अलावा अर्नब गोस्वामी का मामला हमने सबने देखा। हमने जो एक्सीड कर जाते हैं उन मामलों को, विनोद दुआ वाला मामला देखे, और ऐसे कई एक मामले हमने देखे। सुबुक्कू शंकर के मामले में जो राज्य है, राज्य बहुत परेशान है इस समय, बहुत परेशान है। तमिलनाडु की सरकार को लगता है कि सुबुक्कू शंकर एक ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी सरकार गिरा देंगे। सुबुक्कू शंकर पर, हालांकि उनका नाम अचिमुथु शंकर है, लेकिन सुबुक्कू शंकर के नाम से वो चैनल चलाते हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि भाई सुबुक्कू मीडिया के नाम से जो वो चैनल चलाते हैं उसमें तमिल सरकार को गिराते हैं, और इसको, हालांकि उनको तमिल विकीलीक्स भी कहा जाता है कि भाई वो गोपनीय दस्तावेज। अब इनके ऊपर आरोप ये है कि वो गोपनीय दस्तावेज निकाल कर लाते हैं। देखिए, गोपनीय दस्तावेजों के मामले में गोपनीय दस्तावेज निकालने का मुकदमा अलग होता है, लेकिन गोपनीय दस्तावेज को एक्सप्रेस करने का मामला, इस पर तो कोई केस नहीं हो सकता। क्योंकि पत्रकार या जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, पत्रकार, मैंने जैसे कहा कि पत्रकार कोई स्पेशल नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है। आप भी उतने ही राइट रखते हैं जितना एक पत्रकार रखता है, मैं भी उतना ही राइट रखता हूं जितना एक पत्रकार रखता है। तो ऐसे मामलों में उन्होंने जो सीक्रेट कुछ फाइल्स थीं जिनमें बहुत कुछ गड़बड़ पाई गई थी, उनको उजागर कर दिया। अब उजागर कैसे कर दिया होगा, डिपार्टमेंट के लोग ही निकाल कर फाइल देते होंगे, नो डाउट। ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट के अंदर सुबुक्कू शंकर घुस जाते होंगे, फाइल निकाल कर लाते होंगे। डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी सूचनाएं होती हैं, जिनसे उनको कुछ ऐसे भी ऐसे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनके अंदर का पत्रकार जागृत होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने की वजह से कह नहीं सकते, तो वो किसी और को दे देते हैं। ऐसी फाइलें सुबुक्कू शंकर के पास पहुंच गई। सुबुक्कू शंकर ने उन फाइलों को डिकोड करना शुरू कर दिया। डिकोड करते ही तमिलनाडु में तो हंगामा मच गया। यहां तक कि उनकी महिला पुलिस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कुछ उन्होंने कर दी कि भाई वो गांजा लिए थी, गांजा ले रही थी, ला रही थी, या क्या कुछ ऐसा। लेकिन इनके ऊपर गुंडा एक्ट पहले लगा दिया। फिर घर पर हमला कि सीवेज और गंदगी फेंकी गई थी, तो उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया, भाई सरकार ने करवाया। इनके मुकदमे हो गए। आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुबुक्कू शंकर वाले मामले में ही, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो महिलाओं वाला प्रकरण था या सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस से बरी किया था या जमानत दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई मीडिया इतनी हल्की नहीं हो सकती। मीडिया का मतलब है कि वो अपनी बात को कह रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो राष्ट्र के विरुद्ध जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कमेंट किया था और कहा था कि आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आपको लगता है कि ये देश के लिए खतरा है, आपकी मानहानि, इनकी मानहानि, ये जो कह रहे हैं वो मानहानि का कोई स्तर अगर है, तो फिर वो स्तर का इस स्तर पर आप निकाल के लाइए। क्या गुंडा एक्ट लगा देंगे किसी व्यक्ति के ऊपर, उनके ऊपर 16-17 एफआईआर दर्ज करवा देंगे? आप, कोई व्यक्ति एक यूट्यूब चैनल चलाता है, किसी के बारे में टिप्पणी करता है, किसी का उजागर करता है, वो अपनी राय रखता है, क्या उसको अपनी राय रखने पर भी सजा दी जा सकती है? ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया, ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में अंतरिम जमानत उनको मिली थी। मद्रास हाईकोर्ट में मामला लंबित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जमानत दे रहे हैं, वो सुनेंगे। कोर्ट ने पूछा क्या यह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? अगर नहीं है तो किस लिए इतनी बड़ी हार्डशिप अपनाई जा रही? अगस्त 2024 में भी मद्रास हाईकोर्ट ने पहली बार हिरासत रद्द की थी, इनकी हिरासत में ले लिया गया था, हिरासत रद्द कर दी गई थी। आप ये समझिए कि सुबुक्कू शंकर को अब तक 9 बार, जो मेरे पास खबर है उसमें 9 बार तमिलनाडु की सरकार उनको जेल भेज चुकी है। 9 बार। किस बात को लेकर? वो एक यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु सरकार के कुछ खोखले जो सिस्टम हैं, या उनके जो अंदर के भ्रष्टाचार के मामले हैं, या जो कोताहियां बरतनी है, पॉलिसी है जो देश के विरुद्ध जा रही है, वो सुबुक्कू शंकर खोलकर सामने लाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने उस समय
एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर इनको हिरासत में ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहाई का आदेश दिया था। शंकर को फौरन रिहा किया जाए, अगर कोई अन्य केस ना हो तो मदुरई जेल से रिहा तत्काल कर दिया जाए। उस समय ऑनरेबल जस्टिस जीबी पार्डीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा ने ऐसा आदेश दिया था। यानी कि सुबुक्कू शंकर के मामले में बारंबार वो उनके सिर्फ स्टेटमेंट और वो जो मीडिया की फाइलें निकाल कर ला रहे हैं, तमिलनाडु सरकार के प्रति वो अपनी राय रखते हैं और तमिलनाडु सरकार के जो काले कारनामे हैं उनको वो उजागर करते हैं। इस बात को लेकर सुबुक्कू शंकर को बार बार पकड़ा जाता है, जेल भेज दिया जाता है, हर बार कोर्ट से वो बरी होकर आते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। हालांकि ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि महाभियोग लाकर प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, वैसी ही ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। आपको याद होगा कि ऑनरेबल जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एक कमेंट किया था जिसमें कुछ जजेस का हवाला दिया था और ये कहा था कि दो जजेस ऑलरेडी ऑनरेबल जस्टिस रामनाथन और ये इस पर कर चुके हैं, उनकी अदालत में ही ये मामला था। जो अभी का सुबुक्कू शंकर का मामला है वो उनकी अदालत में ही था। उनकी अदालत में जब पहुंचा तो उन्होंने कहा, भाई मीडिया को बार बार हैरेस करना, इन पत्रकारों को या कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको बार बार जेल भेजना, ये कहाँ का न्याय आप दिखा रहे हो, ये कैसा आपका वो है। हाई कोर्ट ने कहा उनके साथ, मतलब उनकी मदर ने केस फाइल किया था कि भाई ये लड़के को हृदय रोग की बीमारी है, डायबिटीज भी है, बार बार गिरफ्तारी से उनकी स्वतंत्रता भी हनन होती है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, पुलिस को कहा असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, अगर वो आपकी सरकार की जो पॉलिसीज है उससे असहमत है तो ये उनका अधिकार है। ये तो लोकतंत्र में अधिकार के रूप में ले लिया जाता है कि अगर किसी सरकार की कुछ नीतियां हैं, उन नीतियों से कोई व्यक्ति असहमत है और वो असहमति अपनी जाहिर करता है तो फिर इसमें तो आपको वो चैलेंज की तरह लेना चाहिए। हर बार आप बार बार पत्रकारों को टारगेट क्यों करते हैं? बड़े भ्रष्टाचारी लोग छोड़कर छोटों पर क्यों करते हैं? आप भ्रष्टाचारी आपके यहां तमाम पड़े हुए हैं, कोर्ट की टिप्पणी है, तमाम पड़े हुए, उनको छोड़कर आप इन लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि ये सच्चाई बाहर निकाल कर लाते हैं, आपके भ्रष्टाचार की सच्चाई। तो आपके भ्रष्टाचार की अगर सच्चाई ये बाहर निकाल कर लाते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उस पर एक्शन लें, क्योंकि कोई ना कोई तो रिपोर्ट तंत्र है जो आपको बता रहा है, जिसके माध्यम से आपको पता लग रहा है कि वाकई में क्या चल रहा है। उसको उस पर कार्रवाई करने की बजाय आप पत्रकारों पर कार्रवाई करते हैं, उनको बार बार गिरफ्तार करते हैं। आप अभी तक 9 बार गिरफ्तार कर चुके हैं उनको। हम फिलहाल इनको अंतरिम जमानत देते हैं और आपको हिदायत देते हैं कि अगर शिकायत हो, आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो आप सिविल कोर्ट चले जाइए, मानहानि का इनके खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। आपराधिक केस क्यों करते हैं? आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, इनकी वीडियो जो इन्होंने बनाई है, इनका जो स्टेटमेंट है उसकी सत्यता निकाल कर लाइए, आप उसकी सफाई दीजिए। इसके अतिरिक्त आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर दीजिए इनके खिलाफ। जो आपको लगता है तो वीडियो को एक्सपंज करवा दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चले जाइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप पत्रकार को टारगेट करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखते हैं, क्रिमिनल केस फाइल करते हैं और उसको बार बार बंद कर देते हैं। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात जो पीछे उन्होंने, जैसे सुधांशु धूलिया या पुराने वाले केस में ये कहा गया था, जहां तक मैं समझता हूं विनोद दुआ वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या ये जो 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 हार्मोनाइजेशन है समाज की उसको बिगाड़ रहे हैं? क्या ये रिलीजियस टिप्पणी कर रहे हैं? क्या इनका टारगेट किसी रिलीजन के प्रति अलग अकेला है? अगर ऐसा है तो ठीक है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता था, जो कोर्ट ने पूछा उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भाई कोर्ट इसमें ये कह रहा है कि अगर ये किसी रिलीजन पर टिप्पणी करते हैं, किसी समुदाय को टारगेट करते हैं, भारत में डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हैं, इनकी वजह से ये जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर समस्या खड़ी हो सकती है, गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है, तब तो समझ में आता है आर्टिकल 19(2). मैं इस प्रकार के पत्रकारों को, जैसे आर्ट न्यूज वाला पत्रकार था, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि वो आखिर क्या करना चाहता है। अर्नब गोस्वामी साहब ने केवल टिप्पणी कर दी थी, सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए थे। दूसरा पत्रकार आपको याद होगा, सिद्दीक कप्पम, केरल के पत्रकार थे, उत्तर प्रदेश में गैंग रेप वाले मामले में अफवाह फैलाने जा रहे थे, पीएफआई से उनका लिंक
हाँ, यानी कि पीएफआई के कहीं न कहीं पीछे सपोर्ट से वो यहां पर पहुंचे थे। उसको लेकर वो 2 साल जेल में रहे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। मानवाधिकार संगठनों में उत्पीड़न बताया गया था। लेकिन इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो पीएफआई पर संबंध होने की वजह से हुई थी। और पीएफआई के से संबंध होने की वजह से ये सब, मोहम्मद जुबैर, आपको याद होगा, आल्ट न्यूज़, जुनैद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में कर लिया था। हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत करता था, बार बार पत्रकारिता के नाम से वो हिंदुओं को टारगेट करता था। नुपुर शर्मा को लेकर विवादित टिप्पणी दे दी और तमाम तरह के। तो इन इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इससे राष्ट्रीय भावना भड़कती है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा होता है, घर में गृह युद्ध की स्थिति आती है, मारपीट या हार्मोनाइजेशन बिगड़ता है। इनके लिए ये एक्शन लिया जाता तो समझ में आता है। लेकिन अर्णब गोस्वामी केवल रिपोर्टिंग करते हैं इसलिए एक्शन लिया जाता है, तो फिर ये तो स्वतंत्रता का हनन है। सुबुक्कू के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सारी बातें उजागर करके ये बात सिद्ध कर दी है कि वाकई में तमिलनाडु सरकार इस समय पत्रकारों को और जो बोलने वाले लोग हैं उनको टारगेट कर रही है, और टारगेट करके उनको फंसाना चाहती है। क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है, वो केवल और केवल दबाव की राजनीति करना चाहती है। मैंने पूरे सभी केसेस का यहां पर हवाला दिया, इंटरनेशनल केसेस का हवाला दिया, और इसके अतिरिक्त भारत में मीडिया की पोजीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों का हवाला दिया। और तब हम सुबुक्कू के केस को डिफाइन किए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा लेक्चर बनता है ये उन सभी के लिए जो कि मीडिया और अपनी सोशल मीडिया पर अपनी स्वतंत्रता की बात समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।